दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने का समय आ गया है। 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की लास्ट डेट है, तो उससे पहले पहले हमें अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर देने हैं। बहुत लोग सीएस की मदद लेते हैं या फिर टैक्स फाइलिंग एजेंसीज की हेल्प लेते हैं। डेफिनेटली आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं, आपकी सिंप्लीफाइड इनकम है, उस केस में आप अपना रिटर्न्स खुद से फाइल कर सकते हैं सीधा सीधा इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। अब ये प्रोसेस बहुत ही सिंप्लीफाइड हो चुका है, लेकिन इस वीडियो में हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि हम टैक्स सेविंग कैसे कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो किया हुआ है, वो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी कि जो भी ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें हमें न्यू टैक्स रेजिम सेलेक्ट करनी चाहिए या फिर ओल्ड टैक्स रेजिम सेलेक्ट करनी चाहिए। इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो किया हुआ है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए सीधा सीधा चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जान लेते हैं कि हमें आखिर टैक्स रिटर्न्स कैसे फाइल करने हैं। तो दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के लिए हम सीधा सीधा incometax.gov.in की वेबसाइट पे जा सकते हैं। ये वाला लिंक मैं आपको नीचे अगेन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन उससे पहले हमें जरूरी है कि पहले हम ये समझ लें कि हमें आखिर कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म यूज करना है। तो वो हमें यहां से मिल जाता है। जैसे हम इंडिविजुअल पे जाते हैं, इंडिविजुअल HUF, आप यहां पे सैलरीड एम्प्लॉइज पे आते हैं, फिर यहां पे आप रिटर्न फॉर्म्स एप्लीकेबल टू मी पे क्लिक करते हैं, तो आपको ये फॉर्म्स मिल जाते हैं कि आपके लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होने वाला है। तो आप देखिए यहां पे ITR 1 हमारे लिए कब कब केस में एप्लीकेबल होता है, ये जान लें हम पहले, क्योंकि यहां पे कई बार लोग मिस्टेक कर देते हैं, गलत ITR फॉर्म चूज कर लेते हैं। कई बार आपको हो सकता है ITR 2 या ITR 3 भरना पड़े, और हो सकता है आप खाली ITR 1 ही भर दें, उसमें आपकी फाइलिंग गलत हो जाएगी। तो यहां पे हम देख लेते हैं ITR 1 हम किस किस केस में यूज कर सकते हैं। पहला तो देखिए यहां पे आपकी जो इनकम है वो या तो सैलरी या पेंशन से आनी चाहिए। दूसरा, अगर वन हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपकी इनकम आ रही है, यानी कि कोई रेंटल इनकम आ रही है किसी एक हाउस प्रॉपर्टी से, तो उस केस में भी आप ये ITR 1 यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रेंटल इनकम 2 प्रॉपर्टीज 3 प्रॉपर्टीज से आ रही है, तो आप ITR 1 यूज नहीं कर पाएंगे, उस केस में आपको ITR 2 यूज करना पड़ेगा। अदर सोर्सेज, यानी कि अगर आपकी कोई इंटरेस्ट की इनकम है, फैमिली पेंशन है या फिर डिविडेंड है, कुछ स्टॉक्स से डिविडेंड भी आते हैं कई बार लोगों को, उस केस में भी आप ITR 1 यूज कर सकते हैं। और साथ में एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी 5,000 रुपए तक है, उस केस में भी आप ITR 1 यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ केसेस हैं जब आप ITR 1 यूज नहीं कर पाएंगे, वो सारे यहां पे क्लॉजेस लिखे हुए हैं, वो भी हम एक बार क्विकली देख लेते हैं। आप ITR 1 तब यूज नहीं कर सकते हैं अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर डायरेक्टर हैं, तो आप ITR 1 तब भी यूज नहीं कर पाएंगे अगर आपने किसी अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, यानी कि आपने मान लीजिए किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया हुआ है, किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स अगर आप होल्ड करते हैं तो, या फिर आपके कोई भी एसेट है लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया से अगर आपको कोई भी इनकम आती है या फिर आपके कोई भी एसेट्स हैं वहां पे, उस केस में भी आप ITR 1 यूज नहीं कर सकते हैं। साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, आपका इंडिया से बाहर अगर कोई भी अकाउंट है, उस केस में भी आप ITR 1 यूज नहीं कर सकते हैं। किसी भी तरीके की आपकी कोई भी इनकम है आउटसाइड इंडिया, उस केस में भी आप यूज नहीं कर सकते हैं। इज अ पर्सन इन हुज केस टैक्स हैज बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194N। 194N का मतलब होता है कि अगर आप कैश विड्रॉल्स किसी साल में बहुत ज्यादा कर लेते हैं, यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा के अगर आपके कैश विड्रॉल्स हैं, उस केस में भी आप ITR 1 यूज नहीं कर सकते हैं। इज अ पर्सन इन हुज केस पेमेंट और डिडक्शन और ऑफ टैक्स हैज बीन डेफर्ड ऑन ESOP। अगर आपकी कंपनी में आपको ESOPs मिलते हैं और आपकी जो पेमेंट है या फिर जो टैक्सेस बनते थे आपके, वो अगर डेफर हुए हैं किसी भी वजह से, तो उस केस में भी आप ITR 1 यूज नहीं कर सकते हैं। Who has any brought forward loss or loss to be carried forward under any head of income। अगर आपका किसी भी तरीके का कोई लॉस हुआ है, चाहे आपकी कोई बिजनेस इनकम थी या फिर काफी लोग फ्यूचर ऑप्शन में भी ट्रेड करते हैं, उनके भी अगर लॉसेज हैं, शेयर्स के अंदर अगर लॉसेज हैं, उस केस में भी आप कैरी फॉरवर्ड अगर लॉस कर रहे हैं, तो आप ITR 1 यूज नहीं कर पाएंगे। सो इन सारे केसेस में अगर आप ITR 1 यूज नहीं करते हैं, तो आपके लिए या तो ITR 2 एप्लीकेबल होता है, ITR 3 एप्लीकेबल होता है, या फिर ITR 4 एप्लीकेबल होता है एज एन इंडिविजुअल। ITR 2 आपके लिए तब एप्लीकेबल होता है जब आपके कोई भी कैपिटल गेन्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी प्रॉपर्टी से अगर आपका कोई कैपिटल गेन बना, शेयर्स की ट्रांजैक्शन की वजह से, म्यूचुअल फंड की ट्रांजैक्शन से अगर आपका कोई कैपिटल गेन बना, या फिर आपकी मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी की वजह से अगर आपका कोई रेंटल इनकम आ रही है, उस केस में आप ITR 2 यूज करते हैं। अगर आप किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर हैं, उस केस में भी आप ITR 2 यूज कर सकते हैं। ITR 3 आप तब यूज करते हैं जब आपकी कोई भी बिजनेस इनकम होती है या फिर कोई प्रोफेशनल इनकम होती है। ITR 4 भी बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम के लिए है, लेकिन वो उसी का सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अब हमें 3 चीजों की और जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें फॉर्म 16 चाहिए।
फॉर्म 16 आपको अपने एम्प्लॉयर से मिलता है, जिसमें आपकी पूरी डिटेल्स आ जाती हैं कि कितनी आपकी इनकम थी, कहां कहां पे आपने डिडक्शंस क्लेम करे और कितनी आपकी टैक्सेबल इनकम बनी, कितना उन्होंने टैक्स काटा। दूसरा हमें चाहिए फॉर्म 26AS, जिसमें हमारा टीडीएस कितना कटा है, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तीसरा होता है हमारा AIS, जिसे हम कहते हैं एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, वहां पे भी हमारी इनकम की डिटेल्स आ जाती हैं। तो तीनों ही जगह पे हमारी इनकम का जो मैच है वो होना चाहिए। तो ये कहां कहां से हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। फॉर्म 16 आपको डेफिनेटली अपने एम्प्लॉयर से लेना है। फॉर्म 26AS कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको बताऊंगा, और AIS में हमें कैसे इंफॉर्मेशन देखनी है वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने incometax.gov.in के लिंक पे। ये आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहां पे आपको टॉप राइट कॉर्नर में लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप पहली बार अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं तो यहां पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने पैन नंबर से। अदरवाइज आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तो हम यहां पे जाके लॉगिन कर सकते हैं। हम यहां पे लॉगिन कर लेते हैं अपने पैन और अपने पासवर्ड से। सो मैंने अपना पैन डाल दिया है। अब मैं क्विकली अपना पासवर्ड भी डाल देता हूं। कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। तो अब हमारा लॉगिन हो गया है। यहाँ पे आप अपनी पर्सनल डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ अपडेट करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट करनी है तो आप यहाँ जाके कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह अपडेट करनी है तो यहाँ जाके कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही चेक करी हुई हैं, मेरी इन्फॉर्मेशन ठीक है। फिर हम यहाँ पे फाइल नाउ पे जा सकते हैं। अब असेसमेंट ईयर आप जरूर चेक कर लीजिएगा, 2023-24 के लिए हमें फाइल करना है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर इससे एक साल पहले हुआ। असेसमेंट ईयर 23-24 है, इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर हुआ 22-23। तो हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 का ही यहाँ पे रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन सही है। फाइल नाउ पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा असेसमेंट ईयर हमें सेलेक्ट करना है, 23-24 हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मोड ऑफ फाइलिंग हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन मिल रहा है। ऑफलाइन का मतलब है आपको एक एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करनी होती है, उसमें आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन फीड इन करते हैं, फिर उसको आप अपलोड करते हैं। उससे बेटर तरीका है ऑनलाइन। यहाँ पे आप वेबसाइट पे ही सारी अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं, काफी आसानी से फिल हो जाता है। रिकमेंडेड मेथड है, इसी को हम चूज कर लेते हैं। कंटिन्यू पे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, अपना 26AS डाउनलोड कर लेते हैं, फॉर्म 16 देख लेते हैं और AIS में हम अपनी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन मैच हो रही है या नहीं। तो 26AS डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा व्यू फॉर्म 26AS, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। कंफर्म यहाँ पे हम कर देते हैं। ये हमें TDS यानी कि ये ट्रेसेस की वेबसाइट पे लेके चला गया है। आई अग्री करके हम यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हमें इस लिंक पे क्लिक करना है व्यू टैक्स क्रेडिट, इस पे जाएंगे। उसके बाद हम अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। असेसमेंट ईयर हमारा है 23-24। उसके बाद हम व्यू एज सेलेक्ट करेंगे HTML, फिर हम व्यू और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एक्सपोर्ट एज PDF पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म 26AS यहाँ पे डाउनलोड हो गया। और ये मैं फॉर्म 26AS पहले से ही डाउनलोड करके रख चुका हूं, तो हमारा 26AS अब हमारे पास आ चुका है। इसके अलावा हमें अपना AIS भी निकालना है, तो AIS के लिए हम यहाँ पे जा सकते हैं। AIS पे अगर हम क्लिक करते हैं, प्रोसीड पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। AIS का पोर्टल यहाँ पे खुल गया है। तो आपको यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं। आप यहाँ पे जाएंगे AIS पे, इस वाले टैब पे आप क्लिक करेंगे। टैक्स पेयर्स इंफॉर्मेशन समरी, आप इस TIS पे क्लिक करेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी इनकम यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है 6,56,700। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक आ रहा है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट आ रहा है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन अब हमें मैच करनी होगी अपने फॉर्म 16 से भी और 26AS से भी। चलिए मैं यहाँ पे एक बार फॉर्म 16 खोल लेता हूँ। फॉर्म 16 में हमारी कितनी इनकम रिफ्लेक्ट हो रही है एक बार हम ये चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अमाउंट पेड है 6,56,700 का, तो सैलरी इनकम तो यहाँ पे परफेक्टली हमारी मैच हो रही है। तो यहाँ हम फॉर्म 26AS में भी देख सकते हैं ये जो सैलरी का अमाउंट है ये 6,56,700 का ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये भी हमारी इंफॉर्मेशन सही है। साथ में हमारा ये कुछ इंटरेस्ट था 27,310 का, ये भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये वाली हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैच कर ली। अब हम वापस से अपने पोर्टल पे चलते हैं। तो यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न के पोर्टल पे हम वापस से आ गए हैं। अब हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे। एज एन इंडिविजुअल मैं यहाँ पे फाइल कर रहा हूं, तो ये मैंने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब कौन सा हमें फॉर्म सेलेक्ट करना चाहिए वो यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। हालांकि ये इंफॉर्मेशन मैं आपसे पहले ही शेयर कर चुका हूं। हमारे केस में ITR 1 फाइल हम करने वाले हैं, तो हम ITR 1 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रोसीड विद ITR 1 पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें 3 स्टेजेस में अपने ये रिटर्न्स फाइल करने हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक करते हैं। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, तो हमारे केस में ये डेफिनेटली यही वाला ऑप्शन है, क्योंकि 2.5 लाख से ऊपर आपका एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर हो जाता है अगर आपकी एनुअल इनकम है। तो ये वाला ऑप्शन हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है।
कंटिन्यू पे हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, ओके करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ अपनी इंफॉर्मेशन कंफर्म करनी है और यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन कम होगी वो हमें यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन डालनी होगी। तो यहाँ पे हमारे 5 स्टेप्स हैं, ये 5 स्टेप्स हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कंफर्म करनी है, इस पे हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी पहले पर्सनल डिटेल्स चेक कर लेनी है। मेरे केस में ये सारी डिटेल्स ठीक हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे जाके एडिट भी कर सकते हैं। नीचे अगर हम आएंगे तो हमें नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल रहे हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आप अपना रेलेवेंट ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई पेंशनर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, पीएसयू के, तो ये सब भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं तो आप अदर्स यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे केस में मैंने ये अदर्स सेलेक्ट कर लिया है। फाइलिंग सेक्शन, अगर हम ड्यू डेट के पहले फाइल कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन हमारे लिए आ जाएगा, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। नीचे हम आ जाते हैं, न्यू टैक्स रेजीम अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप यहां पे यस सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप यहां पे नो सेलेक्ट करेंगे। हमारे केस में ओल्ड टैक्स रेजीम हम सेलेक्ट कर रहे हैं। अब यहां पे आपको देखिए ओल्ड टैक्स रेजीम तब सेलेक्ट करनी चाहिए अगर आपकी पहला तो टैक्सेबल इनकम बनती है और साथ में आपने अच्छे खासे डिडक्शंस क्लेम करे हैं, यानी कि या तो आपने सेक्शन 80C के अंदर जो 1.5 लाख की लिमिट होती है उसके अंदर डिडक्शंस क्लेम करे हैं, या आपने HRA में डिडक्शंस क्लेम करे हैं, होम लोन का इंटरेस्ट आप भरते हैं उसमें डिडक्शंस क्लेम करें। तो अगर आप थोड़े से हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं और साथ में आप डिसेंट डिडक्शंस भी क्लेम करते हैं तो आपके लिए डेफिनेटली ओल्ड टैक्स रेजीम बेटर हो जाती है। अब ये हम पहले की बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, लेकिन 23-24 में हमें कैसे सेलेक्ट करना है तो मैंने आपको जैसे पहले कहा हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है न्यू टैक्स रेजीम वर्सेस ओल्ड टैक्स रेजीम का, उसको आप जाके देख सकते हैं, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इस वाले केस में हमने नो कर दिया है क्योंकि हम ओल्ड टैक्स रेजीम ही यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले हैं। नीचे आपको अपनी बैंक डिटेल्स डालनी है, तो आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं आप सारे यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट्स ऐड कर दीजिए। तो यहां पे आपको एक मेन अकाउंट भी सेलेक्ट करना होगा, अगर बाई चांस आपके इनकम टैक्स के रिटर्न्स बने तो वहां पे आपके जो भी रिटर्न्स हैं वो आ जाएंगे। तो हमारे केस में ये एक ही बैंक अकाउंट है, ये मैंने वैलिडेट कर दिया है। और अगर आपका कोई एडिशनल बैंक अकाउंट है तो आप ऐड अनदर करके अपने दूसरे बैंक डिटेल्स यहां पे डाल सकते हैं। फिर हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा पहला स्टेप यहां पे कंप्लीट हो गया है, पर्सनल इंफॉर्मेशन कंफर्म हो गई है। नेक्स्ट स्टेप ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ग्रॉस टोटल इनकम हमें यहां पे कंफर्म करनी है। इस पे क्लिक करते हैं तो यहां पे आपकी जो भी एग्जेम्पशन आप लेना चाहते हैं, जो भी आप एलिजिबल हैं वो आप यहां पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका कॉस्ट ऑफ ट्रेवल है जो आप जिसके लिए एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहते हैं तो आप यस क्लिक कर सकते हैं, हमारे केस में ये नो है। फिर स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये हमारे केस में नो है। अगेन अगर आपका ये एलिजिबल है आप इसके लिए तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे सैलरीड एम्प्लॉइज को HRA का एग्जेम्पशन मिलता है, अगर आपके केस में ये है तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट कर सकते हैं, हमारे केस में ये नो है। इनफैक्ट इस चीज को हम जाके कंफर्म भी कर सकते हैं अपने फॉर्म 16 में। अगर हम यहाँ पे नीचे जाएंगे तो देख लेते हैं कि हमारे केस में क्या HRA एग्जेम्पशन इन्होंने ली हुई थी। ये देखिए HRA हाउस रेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 10 ये इनका 0 है, तो इन्होंने कोई HRA क्लेम नहीं किया हुआ है। हम वापस से चलते हैं तो यहाँ पे नो हो गया है। सिमिलरली लीव ट्रैवल अलाउंस मेरे केस में अगेन नो है। नीचे चलते हैं, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जेम्पशन, तो ये भी नो हो जाता है। कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। अब देखिए यहां पे हमारे पास ये सैलरी की सारे बाइफर्केशन आ गया है, इसको भी हम जाके फॉर्म 16 से मैच कर सकते हैं। तो आप देखिए ग्रॉस सैलरी है 6,56,700 की, तो हमारे फॉर्म 16 में भी ये 6,56,700 ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। वापस से चलते हैं, देखिए यहां पे उसके बाद सीधा सीधा ये डिडक्शन 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम किया गया है, इसके अलावा कोई और डिडक्शन यहां पे क्लेम नहीं किया गया है। तो वापस से फॉर्म 16 में चलते हैं, यहां पे भी हम चेक कर लेते हैं और कोई एग्जेम्पशन यहां पे क्लेम नहीं किया गया है, खाली ये अंडर सेक्शन 16 स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम किया गया है। और यहां पे भी हमारा ये इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरीज सेम अमाउंट ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो वापस से चलते हैं हम पोर्टल पे। अब देखिए यहां पे एक चीज की यहां पे वैल्यू एंटर नहीं हो रही है, वो मैं यहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन एंटर करने वाला हूं। यहां पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकी डिक्लेयर्ड नहीं थी, इनके फॉर्म 16 के अंदर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। ये एडिशनल डिटेल्स हम यहां पे डालेंगे, उसकी वजह से हो सकता है हमारा कुछ टैक्सेबल इनकम के अंदर चेंजेस भी हो जाएं। तो यहां पे टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ये लेट आउट प्रॉपर्टी थी इनकी, यहां से इनको एक रेंटल इनकम आती थी। तो यहां पे इस केस में ये 90,000 की, मतलब एनुअल इनको जो इनकम आई है वो करीब 90,000 की आई है। तो ये इंफॉर्मेशन मैंने यहां पे डाल दी है। 30% ऑफ एनुअल वैल्यू ये मेंटेनेंस के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली ही अज्यूम कर लेता है, तो ये 27,000 का यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिबेट ही मिल जाता है हमारा। तो ये 63,000 हमारे इनकम के अंदर ऐड हो जाएंगे, तो ये वाली इनकम भी टैक्सेबल हमारी बन जाएगी। तो हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, इसको हम ऐड कर देते हैं।
इसके अलावा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो आप उसकी इंफॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्ट भर रहे हैं तो वो भी आप यहां पे क्लेम कर सकते हैं, और अगर आपका बाई चांस उसमें लॉस निकल के आता है तो आपको उसका भी बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए अब हम नीचे आ जाते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ये दिखा रहा है, ये भी ऑटो फिल्ड आ रही है इंफॉर्मेशन। तो यहां पे इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट यानी कि एफडी से जो इनको इंटरेस्ट मिला है एक साल में वो करीब 31,496 का है। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट आया है 1680 का, तो टोटल इंटरेस्ट इनकम बन रही है 33,176 की। अब ये जो इंटरेस्ट आया है इसको भी हम एक सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं, सेक्शन 80 टीटीबी में। वहां पे भी जाके हम ये इंफॉर्मेशन डेफिनेटली डालेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन हमने यहां पे सेलेक्ट कर ली है। तो यहां पे देखिए हमारी ग्रॉस टोटल इनकम बन गई है 702,876 की। तो यहां पे अब हम जाके कंफर्म कर देंगे। तो देखिए हमारा सेकंड स्टेप भी यहां पे कंप्लीट हो चुका है। थर्ड स्टेप आता है हमारा टोटल डिडक्शंस का, कौन कौन सी हमने डिडक्शंस यहां पे क्लेम करी। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितना भी आप टैक्स सेविंग करते हैं इन डिडक्शंस की वजह से ही करते हैं। तो आपके जितने भी डिडक्शंस एप्लीकेबल हैं प्लीज अपनी सारी इंफॉर्मेशन यहां पे जरूर फिल कीजिए। यहां पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहां पे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आई यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड, हमारे केस में ये नो हो जाता है। साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट ये भी नो है। 80GG ये भी हमारे केस में नो है। अब देखिए ये 80GG आपका तब एप्लीकेबल होता है जब आपने एचआरए क्लेम नहीं किया है, यानी कि आपको आपकी कंपनी से जो एचआरए का डिडक्शन मिलना था वो नहीं मिला है और आप साथ में हाउस रेंट भर रहे हैं, तो आप उसके लिए यहां पे क्लेम कर सकते हैं। अभी हमारे केस में ये भी एप्लीकेबल नहीं है। फिर इसके बाद आ जाता है सेक्शन 80C, ये भी हमारे केस में नो है। इनफैक्ट हम इसको जाके कंफर्म भी कर सकते हैं। ये जो देख रहे हैं आप फॉर्म 16, आप यहां पे देख सकते हैं सेक्शन 80C के अंदर भी कोई क्लेम नहीं है। और मुझे पता है कि हमारे वाले केस में इन्होंने कोई 80C के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करी थी। अब देखिए 80C का जो सेक्शन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, 1.5 लाख तक की यहां पे हमें लिमिट मिलती है। तो अगर आपकी कोई भी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट है अंडर सेक्शन 80C वो आपको डेफिनेटली जरूर क्लेम करनी चाहिए। जैसे कि प्रोविडेंट फंड होता है, हमारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, या फिर हमारे ईएलएसएस स्कीम होती है, म्यूचुअल फंड्स जो टैक्स सेविंग वाले होते हैं उसमें अगर आपने इन्वेस्ट किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप कोई भर रहे हैं, या फिर यूलिप का अगर कोई आप प्रीमियम भर रहे हैं, आपकी टैक्स सेविंग एफडी होती है 5 साल वाली, या फिर आपके नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं, पोस्ट ऑफिस वाली एफडी होती हैं, इसके अलावा नेशनल पेंशन स्कीम होती है, सुकन्या समृद्धि योजना होती है। ये जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं ये बहुत सारी सेक्शन 80C के अंदर आती हैं। इनमें से अगर आपने कहीं पे भी इन्वेस्ट किया है तो उसको जरूर क्लेम कीजिए। तो इस वाले केस में ये नो है, सेक्शन 80C में इन्होंने कोई डिडक्शन क्लेम नहीं करी है। फिर इसके बाद आता है हमारा CCD2 जो हमारा नेशनल पेंशन स्कीम वाला है, ये भी हमारे केस में नो है। सेक्शन 80D ये हमारा हेल्थ एक्सपेंडिचर वाला है, मेडिकल एक्सपेंडिचर या फिर हमारी जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है, इस वाले केस में ये यस है। तो यहां पे मैं कुछ डिटेल्स फिल करने वाला हूं, तो मैंने इसको यस कर दिया है। इसके बाद अगर आपने कोई हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है उसका जो इंटरेस्ट होता है वो भी हमारा टैक्स डिडक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है, ये हमारे वाले केस में नो है। इसके बाद हमारा सेक्शन 80 टीटीबी आ जाता है, जहां पे हमने जो इंटरेस्ट मिला हमें वो हम एग्जाम्पशन यहां पे क्लेम करेंगे, तो वो इंफॉर्मेशन यहां पे डेफिनेटली रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये मैंने यहां पे यस कर दिया है। इसके बाद देखिए आई यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, इसके बाद भी देखिए यहां पे बहुत सारे आपको यहां पे स्कीम्स मिल रहे हैं अलग अलग तरीके के। आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसका भी आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्ट भर रहे हैं किसी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए तो वो आप क्लेम कर सकते हैं। आपका जो भी यहां पे एप्लीकेबल डिडक्शन बनता है जरूर उसको क्लेम कीजिए। हमारे केस में ये भी नो हो जाता है, तो मैंने इसको नो कर दिया है। कंटिन्यू पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए मैंने 2 सेक्शन सेलेक्ट करे थे जहां पे मुझे इंफॉर्मेशन ऐड करनी थी 80D और 80TTB की। यहां पे हम एडिट कर लेते हैं पहले सेक्शन 80D की इंफॉर्मेशन को। तो देखिए ये यहां पे पूछ रहा है इफ यू आर एन इंडिविजुअल वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर इज अ सीनियर सिटीजन, तो यहां पे मैं यस सेलेक्ट कर रहा हूं। तो ये जो मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूं ये खुद ही सीनियर सिटीजन है, तो मैंने यहां पे सेलेक्ट कर लिया है यस। यहां पे हम नीचे आ जाते हैं, मुझे मेडिकल एक्सपेंडिचर में यहां पे 50,000 डालना है, तो ये इंफॉर्मेशन मैंने यहां पे डाल दी है। फिर यहां पे हम नीचे आ जाते हैं, यहां पे सेव पे क्लिक कर देते हैं। तो हमारी सेक्शन 80D की इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है। 80TTB में मेरे को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। यहां पे मेरे को ये जो अमाउंट डालना है ये डालना है 33,176 का, तो ये मैंने यहां पे डाल के इसको मैं सेव कर लेता हूं। तो अब मेरी ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है। तो आपके ये जितने भी डिडक्शंस हैं, जो भी आपको इंफॉर्मेशन चेंज करनी थी, यानी कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन पहले आपके एम्प्लॉयर के पास नहीं थी वो सब आप यहां पे ऐड कर सकते हैं। तो अब देखिए ये जो मेरे टोटल डिडक्शंस हो गए हैं ये 83,176 के हो गए हैं। हम यहां पे कंफर्म पे क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए हमारी ये 3 इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी हैं। टैक्स पेड पे अब हमें क्लिक करना है, इसको भी हम कंफर्म कर लेते हैं। तो ये देखिए ये जो टीडीएस वगैरह कटा हुआ है ये मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूं। ये सैलरी का टीडीएस कटा हुआ है, ये अदर इनकम यानी कि इंटरेस्ट का टीडीएस कटा हुआ है,
तो ये मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूं, मैं यहां पे कंफर्म पे क्लिक करता हूं। तो अब देखिए हमारे ये 4 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम टोटल टैक्स लायबिलिटी हमारी इतनी बनती है, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। ये फाइनल स्टेप भी अब हम कर लेते हैं। तो यहां पे आप ये सारी इंफॉर्मेशन दोबारा से चेक कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। यहां पे हमारे केस में हमारा जो टोटल टैक्स बन रहा है ये है 35,298 का। मैं इसको कंफर्म कर देता हूं। तो अब हमारे ये पांचों स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए टैक्स पेड हमारा बन रहा है 35,325 का, यानी कि इतना टैक्स ये भर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन टोटल टैक्स लायबिलिटी बनी खाली 35,298 की। तो थोड़ा बहुत शायद यहां पे रिटर्न बनने वाला है, बहुत थोड़ा सा शायद यहां पे रिटर्न बनेगा। तो हम यहां पे प्रोसीड पे क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए ये दिखा रहा है यू आर एलिजिबल फॉर अ रिफंड ऑफ 30 रुपीज। डेफिनेटली ये अगर रिटर्न आता है तो वाई नॉट। चलिए नीचे चलते हैं। अब हम यहां पे प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक कर लेते हैं। यहां पे आप चेक मार्क कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन चेक करिए यहां पे। उसके बाद यहां पे इस चेक मार्क को क्लिक कीजिए। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे और प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए यहां पे आपके पास ये पूरा फॉर्म फिल होके आ गया है। आप ये अपनी सारी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। ये इनफैक्ट मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूं। 6,56,700 स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारा 50,000 का था। ये सारी इंफॉर्मेशन हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। सो हम सीधा नीचे आ जाएंगे, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए यहां पे वैलिडेशन हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। बाई चांस अगर आपका यहां पे कोई एरर आता है तो आप उस पर्टिकुलर एरर को जाके रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर कोई एरर आएगा तो वो यहां पे आपको प्रॉम्प्ट दे देगा। सीधा हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाते हैं। अब देखिए यहां पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर, वेरीफाई वाया ITR-V। ये ITR-V वाला ऑप्शन पहले काफी चला करता था। फिर ई वेरीफाई लेटर वाला, अगर आप लेटर ऑन अपना ई वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको सबमिट करने के 30 दिन के अंदर अंदर ई वेरीफाई करना पड़ेगा। उस केस में सबसे अच्छा तरीका ई वेरीफाई नाउ का होता है। आप अपने आधार से या फिर बैंक अकाउंट से या फिर डीमैट अकाउंट से वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैंने ई वेरीफाई नाउ कर दिया है। यहां पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। सो यहां पे आप अपना कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक्ड है तो ये सबसे आसान तरीका होता है, इमीडिएटली आपका ई वेरीफाई हो जाता है। यहां पे आप क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप डिजिटल सिग्नेचर है आपके पास तो आप उससे भी वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट या फिर डीमैट अकाउंट से भी वेरीफाई कर सकते हैं। हमारे केस में मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। आई अग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स। फिर जनरेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे तो यहां पे OTP आ जाएगा। OTP डाल के मैं अपना रिटर्न डेफिनेटली यहां पे फाइल कर दूंगा। हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने में आई होप आपको अब कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके साथ साथ अब आपका भी फर्ज बनता है कि आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे और लोगों की भी हेल्प हो सके। आई थिंक इससे ज्यादा डिटेल्ड वीडियो शायद ही आपको मिलने वाला है ITR-1 फाइलिंग का। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।